ओके नो चलो, so depending upon the chapter number 2 and chapter number 10 we will solve some problems. ठीक है? So इसमें से एकदम अच्छे प्रॉब्लम्स है, दो टाइप्स के प्रॉब्लम्स है. अच्छे प्रॉब्लम है, फुल मार्क्स देने वाले हैं. दूसरे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है. ठीक है? सो जिसमें आपको आपकी कंसेप्ट अप्लाई करनी है और उसके जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने. सो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट एंड जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर. Those problems are different. So both of the types are included in this particular kind of chapter. Okay? So देखते हैं हम कैसे करेंगे. हाँ, okay. So this is important question. So write down the values. So it's not important to write the whole problem. आपने नहीं भी लिखा ना तो भी चलेगा. Just write down the given values and the value to be calculated. Okay? So the question is 1000 ml sample of acetone. Okay, 1000 ml, 1 ml, 1000 मत लिखो. A 1 ml sample of acetone, a common solvent used as a paint remover, was placed in a small bottle, whose mass was known to be a 1 ml sample of acetone, a common solvent used as a paint remover was placed in a small bottle whose mass was known to be 38.0015 grams. 38.0015 grams. The following values were obtained when the acetone filled bottle was weighed. So write down the three values. 38.7798, 38.7798, then 38.7795, 38.7795 and 38.7801, 38.7801. How would you characterize the precision and accuracy? How would you characterize the precision and accuracy of these measurements if the actual mass of the acetone was 0.7791 grams. 0.7791 grams. ओके, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? देखो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है आपके पास. इसमें से कौन सी वैल्यू क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले. ओके, सो इन दोनों वैल्यूज के बारे में बाद में सोच सकते हो. पहले 3 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ये तो समझा, मतलब योर एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट इन ट्रिपलेट्स. ठीक है, और ये 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है. सो आप इसे कह सकते हो ऑब्जर्व वैल्यू 1,
ऑब्जर्व वैल्यू 2, ऑब्जर्व वैल्यू 3। बस एग्री सब लोग? ओके। अब ये देखना है ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है। सो उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द 0.771, उसके आगे क्या कहा है उन्होंने, बट विच मास, एक्चुअल मास। सो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। और ऊपर जो वैल्यू है 38.0015, उसके बारे में क्या कहा है, नोन टू बी कहा है ना, नोन टू बी। पर उनको कहां से पता चला होगा, कुछ तो थियरी पढ़ी होगी उसके बारे में, राइट। सो ये इस वैल्यू को हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। क्या कह सकते हैं, ओके। सो दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। समझ में आया सब क्या है, और फाइंड आउट करना है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, राइट। अब एक्यूरेसी में क्या फाइंड करते हैं, प्रिसीजन में क्या देखते हैं, ये पता है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हमने देखा है। सो एज सून एज द प्रिसीजन वर्ड अपीयर्स इन योर क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू कैलकुलेट द डेविएशन, एंड एज सून एज द एक्यूरेसी वर्ड इज देयर, you should immediately understand that you have to calculate the error, absolute and mean error. Okay, ये से माइंड में फिक्स कर लो। एक्यूरेसी मतलब एरर, प्रिसीजन मतलब डेविएशन, ठीक है। सो ये माइंड में फिक्स कर लो। अब सबसे पहले देखो, प्रिसीजन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो प्रिसीजन के लिए भी एक एरर फाइंड आउट करना पड़ता है इसे, ठीक है। अब देखो आपके पास ये अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है। सो फर्स्ट स्टेप वुड बी, आपको एक ऑब्जर्व वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करो कि थ्योरेटिकल वैल्यू जो है आपकी, वो आपके ऑब्जर्वेशन से माइनस है, ठीक है। ये माइनस है, और फिर आपके पास जो तीन वैल्यूज आएंगी, दोज आर दी एरर फ्री वैल्यूज, ओके। करो फिर सब जगह पे ये माइनस कर दो। कैसे करोगे, सबसे पहले सो व्हाट इज दैट, 38.7, हाँ। सो फॉर ऑब्जर्वेशन 1, 38.7798 माइनस 38.0015, बोलोगे ये वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन। चलो करो जल्दी से, कैलकुलेशन करो। बताओ। फर्स्ट 0.0083, कैसे 0.7783। हाँ सॉरी, ओके। देखो अभी हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, मैं क्या बताती हूँ सुनो, हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है, और हमें पास करना है। तो यहाँ के लिए क्लास में सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए अपने कैलकुलेटर यूज किया तो भी चलेगा, ठीक है। पर घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो तब कैलकुलेटर बिना यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। अभी के लिए चलेगा, ओके। सो यू कैन यूज कैलकुलेटर, और फास्ट में वैल्यू बोलो मुझे से। 0.7780, 0.77 ये क्या आया, 83, ओके। देन 0.7780, हाँ, 0.7786। okay. So these are the error free values. These are the error free values. Now ये जो values है इनका मीन लो फिर 0.7783 plus 0.7780 plus 0.7786 upon 3, क्या वैल्यू है, 0.7783। ओके। 0.7783 आई, ये क्या था, ये हमने मीन निकाला, सो दिस वाज द मीन। सो 0.7783, सो दिस इज द मीन वैल्यू,
ठीक है, अब इसमें वैल्यू का क्या करेंगे, इससे डेविएशन निकाल सकते हो। ओके, कैसे निकालोगे डेविएशन इसमें से, बस ये वैल्यू से ये इस वैल्यू को माइनस कर दो। ओके, कर दो, फिर डेविएशन निकालना है तो सो 0.0 फर्स्ट का 0 हाँ यस 0.7783 माइनस 0.7783 इसका डेविएशन आता है 0। देयरफॉर ऑब्जर्वेशन 3 0.0003 पर सिर्फ वो कैसे आएगा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा ना। हाँ एक पॉजिटिव में उसमें से दोनों का 0.0003 आने वाला है। हाँ लेकिन एक का नेगेटिव आएगा। यस, एक का नेगेटिव आएगा, एक का पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान में रखो कि इसमें क्या करना है कि आपको ये जो डेविएशन हम निकालते हैं ना, ये ऑब्जर्व वैल्यू से मीन माइनस करना पड़ता है। ठीक है, सो ऑब्जर्व वैल्यू से मीन माइनस करो, 0.7783 सो इसमें यहाँ पे माइनस 3, ठीक है, और फॉर ऑब्जर्वेशन 3 यहाँ पे 0.7786 माइनस 0.7783 आएगा, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, पर माइनस साइन इग्नोर करते हैं। ओके, माइनस साइन से सिर्फ क्या पता चलता है कि ये ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, नीचे कौन है ऊपर कौन है ये समझ में आता है। सो यहाँ पे मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो फिर, हाँ, और ये हमें सिर्फ माइनस 3 नहीं आगे का वैल्यू कौन देखेगा, 0.003 ठीक है। सो मीन डेविएशन 0 प्लस 1 to 0.8/3। ओके, बताओ क्या आता है मीन डेविएशन, 0.0002 0.0002 पर इसे ही करेंगे आप, ये जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है तो उसे ही देखो, दिस वाज द एब्सोल्यूट डेविएशन वैल्यूज, ये जो थी ये एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू थी, ये है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, तो ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आया, पर इसको हम कैसे करेंगे, एक वैल्यू नीचे है माइनस में है, एक वैल्यू ऊपर है, तो 0.0002 पर प्लस उसके माइनस आगे आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस, मतलब इतना डेविएशन वो जाएगा। ये रहा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, यहाँ तक समझ में आया। अब लास्ट स्टेप है कि आपको यहाँ पे रिलेटिव डेविएशन फाइंड आउट करना है। सो रिलेटिव डेविएशन, सो हाउ विल यू कैलकुलेट द रिलेटिव डेविएशन, इजी है, जो कुछ भी आपकी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, उसको किससे आप डिवाइड करोगे, यस, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को किससे डिवाइड करना है, मीन से डिवाइड करना है। ठीक है, सो क्या है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आपका 0.0002 अपॉन मीन क्या है, कहाँ वैल्यू 0.7783, और हाँ रिलेटिव है, जैसे कि रिलेटिव वर्ड आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या है ये वैल्यू 0.0257 आई, सो 0.2574, हमेशा ध्यान में रखो 0.025 0 है क्या, 0.0257%। ओके, सो हमेशा ध्यान में रखो रिलेटिव डेविएशन जो है वो परसेंट में होता है। ठीक है, रिलेटिव डेविएशन इज इन परसेंट। यस, फिर प्रोसीजर हमने फाइंड आउट कर दिया। ओके, सो यू कैन से दैट योर वैल्यूज आर deviating from the mean value by 0.0257%. ओके, कैसे लगता है वर्ड्स में कि your values or the observations, you can say observations are relatively deviating from the mean absolute deviation by
by 0.0257%. ठीक है, सो ये ऐसा हम यहाँ पे लिखते हैं. नाउ एक्यूरेसी इज वेरी सिंपल. ओके, एक्यूरेसी सिंपल है. एक्यूरेसी में क्या चाहिए आपको? आपको उसमें एरर चाहिए, एरर फाइंड आउट करना है. ओके, सो वहां पे एक एक्चुअल मास गिवन है. व्हाट इज द एक्चुअल मास का है ये. ओके, सो ये जो एक्चुअल मास है 0.7791 और जो कुछ भी ऑब्जर्व वैल्यू है कहाँ गई ये. ओके, सो दिस वैल्यू इज इम्पोर्टेंट एंड दिस वैल्यू इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो क्या फाइंड आउट करना है उसमें से? ऑब्जर्व वैल्यू से ट्रू वैल्यू माइनस करो. ओके, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट एरर मिलेगा. सो ऑब्जर्व से ट्रू वैल्यू माइनस करो. सो व्हाट इज ऑब्जर्व वैल्यू? यस, व्हाट इज ऑब्जर्व वैल्यू हियर एंड व्हिच इज ट्रू वैल्यू? देखो, ऑब्जर्व वैल्यू है ये 0.7783 माइनस ट्रू वैल्यू कहाँ है? 0.7791. कितना आया बोलो? 8 आया. 0.008 ऐसे माइनस. सो 0.008. ठीक है, सो ये आया. अब माइनस वैल्यू क्या इंडिकेट करता है फिर? कि कौन ज्यादा है? ट्रू वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वो कैसे आया? निगेटिव में आया है. ठीक है, सो अब यहाँ पे ये हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया. अब रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो. रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो फॉर्मूला से upon true value. हाँ, सो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू 8 to 100%. हाँ 100 करना मत भूलना. सो एब्सोल्यूट एरर इज माइनस 0.0008 अपॉन ट्रू वैल्यू. कहाँ है ट्रू वैल्यू आपकी? 0.7791. 0.7791 इंटू 100. क्या आया? minus 0.1027%. हाँ, सो माइनस 0.1027%. ठीक है, ये आपका रिलेटिव एरर आ गया. अब इससे क्या स्टेटमेंट बना सकते हो? क्या स्टेटमेंट बनाओगे? कि we can say that observed values, okay, observed value is apart from the true value, by the percent of minus 0.1027 by the percent. नहीं तो ऐसा कहाँ को भी चलेगा. Is apart from the mean error from 1027 minus 1027%. ऐसा भी चलता है. The negative sign indicates that the experimental result is lower than the true value. The negative sign indicates that the experiment result is lower than the true value. Okay? समझा ये प्रॉब्लम अच्छे से? अलग अलग भी ले सकते थे, मतलब एरर का अलग, इसका डेविएशन का अलग, पर वही करना है इसलिए मैंने दो एक ही प्रॉब्लम में आए ऐसा किया है. ठीक है, समझ में आया? इसको किसी में डाउट, किसको डाउट है कि क्या करना है, कैसे करना है? सो व्हाट आर द ट्रिक्स? कि पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये लिखना है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है. ओके, सो गिवन वैल्यूज, ये जो गिवन वैल्यूज है ना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा गिवन टाइटल बना के. ओके, गिवन लिखो, टू फाइंड लिखो. ओके,
ऐसा लिखो, मतलब एग्जामिनर को समझता है कि अरे इस बच्चे को समझा है क्या करना है एग्जैक्टली, और फिर इसको दो, इसको नाम दो सॉल्यूशन। ओके, और शुरू करो, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप जाओ। और यहाँ पे इस प्रॉब्लम में दो पूछा है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो यहाँ पे आपने प्रिसीजन के लिए पहले काम किया ना, तो यहाँ पे एक सब टाइटल दो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिसीजन। सिस्टमैटिक काम चाहिए अपना, ठीक है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिसीजन। और यहाँ से आपने एक्यूरेसी के लिए काम किया है, राइट दो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। ऐसा अच्छे से काम करो। और फिर इसका एक एडवांटेज बोलती हूँ कि एक प्रॉब्लम है तो इसमें आपका समहाउ प्रिसीजन गलत आ गया, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, ओके, और एक्यूरेसी एकदम करेक्ट है। तो अगर आपने ऐसा बीचमन करके लिखा है, ओके, इधर उधर करके लिखा है, तो एग्जामिनर इस पे भी मार्क नहीं देगा, इस पे भी नहीं देगा, ठीक है, इसे समझेगा ही नहीं कि मैं किसको क्या बोलूं। आया समझ में? पर अगर आपने ये ऐसा डिस्टिंक्ट लिखा है दो अलग अलग पार्ट्स में, तो एग्जामिनर को समझता है कि ठीक है, इसने एक्यूरेसी प्रिसीजन में कुछ गड़बड़ कर दी, पर एक्यूरेसी इज करेक्ट। ओके, सो ही विल गिव यू द मार्क्स डेडिकेटेड फॉर दैट एक्यूरेसी एटलीस्ट। पर अगर सब बीच में है तो वो दोनों के मार्क्स से मिलेगा। ओके, हाँ, और एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में, आपको ऐसे करना है, देखो। और लास्टली इस प्रॉब्लम में कैसे करना चाहिए, देखो, यहाँ पे नंबर दो, एक्यूरेसी प्रिसीजन, ऐसा। ओके, सो यहाँ पे हमने पहले प्रिसीजन कैलकुलेट किया है ना, सो इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में लिखो, फर्स्ट प्रिसीजन इज इक्वल टू दिस वैल्यू 0.0257% एंड सेकंड एक्यूरेसी माइनस 0.1027%। मतलब लास्ट में, प्रॉब्लम के लास्ट में जितने भी वैल्यूज आपने कैलकुलेट किए वो अलग से लिखनी है, ओके। एंड लास्टली यू शुड मेड अ स्टेटमेंट दैट, देखो, एज ऑब्जर्व वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। ये जो सारे ऑब्जर्व वैल्यूज है ये एक दूसरे के क्लोज है, ज्यादा डिफरेंस है इनमें नहीं। सो द ऑब्जर्व वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर एंड आर क्लोज टू द एक्चुअल मास, इससे भी क्लोज है, ओके। Therefore, the results are precise as well as well accurate. क्लोज ही है ना, ज्यादा तो दूर नहीं है, इसलिए the results are well precise and well accurate. ऐसा आपको लास्ट में सेंटेंस बनाना है, प्रिसाइज, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का अगर प्रॉब्लम आता है तो। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, सो ये प्रॉब्लम हो गया। फिर एक परसेंटेज का कैलकुलेशन करें, ये देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। कैलकुलेट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिर्फ H लिखो, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस P लिखो सिर्फ, एंड ऑक्सीजन O इन फॉस्फोरिक एसिड, ब्रैकेट में लिखो। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज फॉस्फोरिक एसिड? H3PO4, H3PO4. If atomic masses are, if atomic masses are, hydrogen is equal to 1, phosphorus 31 and oxygen क्या है? 68. गिवन क्या है? यही गिवन है, लिखो फिर गिवन। आदत होनी चाहिए लिखने की।
मानस बेटा लिखो थोड़ा सा। क्या? बुक्स उधर है सब। अरे दो ना पेज। ओके, ऑल्दो इट इज गिवन टू यू, पर हाथ से जाना चाहिए। ओके हाँ, चलो लिखे, गिवन वैल्यूज लिखे। टू फाइंड, क्या कैलकुलेट करना है? द मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ HPO in H3PO4. Okay, this is to find values. So third, किस फॉर्मूला से फाइंड आउट करोगे? राइट डाउन द फॉर्मूला. What is the formula? So percentage by weight. Okay, परसेंटेज, और परसेंटेज आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम से भी निकलता है, हमारे पास वेट का फॉर्मूला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड राइट बाय वेट इन ब्रैकेट बिलो टू इट। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला है कि मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। सो मास ऑफ एलिमेंट in 1 mole of compound upon molar mass of compound, परसेंटेज है इसलिए इंटू 100। ओके, सो कैलकुलेशन कैसे करोगे? कैलकुलेशन सबसे पहले आपको उसका मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। मोलर मास गिवन है क्या? नहीं है। सो H3PO4 का पहले मोलर मास कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास से मोलर मास कर सकते हो। सो मोलर मास कैसे करोगे? क्या है कंपाउंड? H3PO4। सो 3 into 1 प्लस फॉस्फोरस का कितना है? 31 प्लस 4 into 60, जितना आता है उतना उसका मोलर मास होगा। कितना आता है? 98। सो इट इज 98 ग्राम्स। और यहाँ पे क्या लिखा है? मोलर मास मीन्स इट इज पर मोल। ओके ओके, फिर ये हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ ये हर एक के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करो, हर एक के लिए। सो परसेंटेज ऑफ H कैसे करोगे? 3/98 into 100। हाँ, अब यहाँ पे मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड है। सो मास कितना आता है? 3 into 1 करो इज इक्वल टू 3। सो 3/98 into 100। तो ये जितना आता है वो हाइड्रोजन का हो गया। देन परसेंटेज ऑफ P कितना है? फॉस्फोरस का 31 है। तो 31/98 into 100 कितना आएगा उसका? एंड देन परसेंट ऑफ चाहे लास्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना आया? 16 into 4 कितना आता है? 64 आता है। तो 64/98 into 100 करो, जितना भी आता है तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। हो गया। सो आ गया वैल्यू।
गया, क्या है वैल्यू? 3.06 हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का 31.63 और ऑक्सीजन का 65.31। गुड। सो 3 पॉइंट, यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड राइट द परसेंट। 3.06%, 31 पॉइंट किसका है? फॉस्फोरस। सो 31.63% एंड लास्ट ऑक्सीजन का कितना आता है? 65.31%। सो इसमें से आप कंपेयर कर सकते हो कि सबसे ज्यादा परसेंट ऑक्सीजन का है, फिर फॉस्फोरस का है और फिर हाइड्रोजन का। सो ये भी रिलेशन आप उसमें ऐसा स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इजी है प्रॉब्लम्स देखो इसके। हाँ, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। ओके, फिर उल्टा भी दे सकते हैं। क्या करेंगे कि परसेंटेज दिया होगा और फिर उससे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सजेस्ट करना है, उल्टा वो भी दे सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपको एटॉमिक मासेस वगैरह वो सब कुछ गिवन होता है। ठीक है, तो आपको प्रोपोर्शन से फाइंड आउट करना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई तो वैल्यू है, उसके डबल प्रोपोर्शन में कोई है, तो आपको क्या पता चलता है? दैट इज इन 2H2, ऐसा जो होता है ना वैसा वो होगा। ऐसा वो उल्टा भी देते हैं। ठीक है, वो कर सकोगे तो उसमें प्रॉब्लम गिवन है वैसे। प्रॉब्लम नंबर 70 देखो, ये नोट करके रखो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इसका प्रॉब्लम है। हर एक प्रॉब्लम नहीं ले सकते हम, पर इम्पोर्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ले रहे होंगे अभी हम। सो और एक प्रॉब्लम है, हाँ यस। सो इसकी प्रैक्टिस आपको ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको मिलेगी। Write down the problem. Find out the molar masses of the following compounds. Simple. Find out the molar masses of the compounds. Easy है देखो। First, copper sulfate crystals. Copper sulfate crystals. प्रॉब्लम नंबर 70 कौन सा? नहीं, ये अभी जो बोल रही हूँ वो 63। 70 आप होमवर्क के लिए करो। देन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का क्या मीनिंग है? 10H2। हाँ, ओके। इसे क्या बोलेंगे फिर? 5H2O को इसे क्या बोलेंगे? पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, क्या बोला सेकंड वाला? सेकंड वाला सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो सोडियम कार्बोनेट लिखो फिर Na2CO3 और डेकाहाइड्रेट के अंदर 10H2 ऐड करना। और JEE वाले बच्चे ये नाम याद रखो अच्छे से, मोहर्स सॉल्ट। ठीक है, मोहर्स सॉल्ट। मोहर्स सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, जो कुछ भी लिखने वाले हैं। सो स्क्वायर ब्रैकेट में FeSO4, इसका फॉर्मूला देखो FeSO4, मतलब आयरन का सॉल्ट है। NH4 ट्वाइस, देन SO4 सल्फेट, और ये भी हेक्साहाइड्रेट। सो इनके फाइंड आउट करो और उसके लिए एटॉमिक मासेस गिवन है। देखो मैं ना एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं सब नहीं बताऊंगी आपको एटॉमिक मासेस। जो कुछ भी कॉमन है वो आपको पता है, जो आपको पता नहीं होंगे वो बताती हूँ। कॉपर का है 63.5, सल्फर का पता है 32। हाँ, very good।
सोडियम का लिखो 23, आयरन का पता है Fe का 56, ओके बाकी के खुद देखो। नाइट्रोजन का पता है 40। चलो सॉल्व करो और मुझे 3 वैल्यूज बोलो। आ रहा है ना? आगे तीनों एक बाकी। करो। वो 5H2O दिया है, वो CuSO4 से मल्टीप्लाई करना है ना, उसको वैल्यू आएगी। नहीं एकच नहीं येते। एकच आहे ना ते। देखो इसमें कैसे मतलब सबसे डिफिकल्ट सबसे बड़ा वो मोस्ट सॉल्ट है ना, उसका दिखाती हूँ आपको। देखो ये जाने दो याद करोगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो वो जो FeSO4 NH4 2 SO4 6H2 वो जो है, ये जो है ना कैसे कर सकते हैं देखो। सो 4Fe कितना है, कुछ है क्या इसमें? हाँ कितना है? 56 नहीं तो 56 है ना। ओके ओके हाँ आप मुझे इंडिविजुअल बोल रहे हैं, आप बोलो इंडिविजुअल बोलो मुझे। प्लस सल्फर कितने हैं यहाँ पे? 32 मतलब 32 है ना, 64 और आएगा। कितने टोटल? 2 है। 64 सो 32 नहीं वो बाद में करो आप। प्लस ऑक्सीजन बोलो कितने? यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, कितने हो गए? 4 4 6। ओके सो 14 into 16 प्लस फिर कौन है? नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। सो 2 into नाइट्रोजन का कितना है? 14 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? देखो यहाँ के 4 into 2 8 एंड यहाँ के 12 ओके सो 20 into 1 प्लस फिर कौन है? हो गए ना सारे? हाँ ओके अब ये पूरा ऐसा कैलकुलेशन करके क्या आंसर आता है मुझे बता। आ गया। बोलू कर लूं। ऐसे ब्रैकेट में ऐसे लिखा ना तो चलता है, हाँ देखो समझ में नहीं आता कि किसका लिख रहे हैं, ऐसा लिखा तो चलता है। ये तो ऐसा एटॉमिक मास ऑफ कॉपर ऐसा पूरा लिखना पड़ता है।
COSO4 क्रिस्टल्स का 249.5, कितना 249.5, हाँ फिर Na2CO3 का 286 और Fe2 मतलब वो मोर सॉल्ट का 392। ठीक है। सो इसका 249.5, इसका कितना है 286 और इसका आता है 392। पर अब ये मोलर मास है, सो इसका यूनिट अगर देखोगे तो ग्राम्स तो आएगा ही, और पर उसके मोल। आगे आपको लिखना है पर मोल। दिस इज इम्पोर्टेंट। मोलर मास है तो पर मोल इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये समझ में आया सबको? अब एक प्रॉब्लम बोलती हूँ, ये होमवर्क के लिए करो। नोट्स है सबके पास? किसी के पास नहीं है? है ना? तो प्रॉब्लम नंबर 92, ये होमवर्क के लिए करो। तो इसमें देखो क्या बोला है, आपको ये करना है, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्शन, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ, हाँ। तो नोट्स में तो सब कुछ गिवन है, पर फिर मैं बोलूंगी। मॅम ते काय समजत नाही याच्यात. मग घ्यायचं इकडे, चलो नो प्रॉब्लेम। चलो, so 6 grams of H2, 6 grams of H2 reacts with 32 grams of O2, 32 grams of O2 to yield water, which is the limiting reagent or reactant, which is the limiting reactant. Find the mass of water produced and the amount of excess reagent left. क्या बोल रहा है फिर? Find out the mass of water produced and the amount of excess reagent left. So H2 reacts with O2 to yield water. ओके, ये रिएक्शन है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज जस्ट बैलेंस द रिएक्शन। बताओ कैसे करोगे? प्रायोरिटी हमने कैसे असाइन की थी? हाँ, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई काम नहीं। अब ये ऑक्सीजन का क्या करें? 2O2 वही करना पड़ेगा ना उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 करना है, और अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो उधर भी 2, हाँ 2H2। इजी है रिएक्शन बैलेंस करना। हाँ। ओके, सो दिस वे यू कैन बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है। सो ये हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि देखो उन्होंने वैल्यूज बोली है कैसे? 6 grams of H2, ठीक है। 6 grams of H2 reacts with how many? 32 grams of O2, 32 grams of O2 to yield water. अब ये नहीं पता वाटर का क्या है, ठीक है। तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो कि आपको फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। अब मास है अपने पास, मास पता है, सो मास मतलब ही मोल्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे समराइज कर सकते हो कि मास ऑफ H2, ठीक है, मास ऑफ H2 मीन्स मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2। सो फर्स्ट आउट पहली स्टेप आएगी टू डिटरमाइन, मतलब ये जो H2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं, ये कैलकुलेट करने के लिए। क्या अब
अभी ऐसा यस बोल के नहीं चलता, वो करके दिखाना नंबर पड़ेगा। ऑफ मोल्स का ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये क्राइटेरिया नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मास ऑफ H2 मीन्स मोल्स ऑफ H2, एक ही हो गया वो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो उससे ही आपको इसके वाटर के मोल्स मिलेंगे। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल्स ऑफ H2 इनटू यहाँ पे मोल्स ऑफ H2O प्रोडक्ट है ना वो, अपॉन फिर से मोल्स ऑफ H2। ठीक है, ऐसा हमने वो लिमिटिंग रिएजेंट का लिया था। यहां तक समझ में आया? यहाँ किसी को डाउट है? सो फिर करो, मोल्स ऑफ H2 कितने गिवन है वो 6 ग्राम्स इनटू H2O पे कितने हैं 2 मोल्स है वहां पे, मोल्स मतलब ही H2O है। ठीक है, सो 2 ग्राम ही कहा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, 2 ग्राम। नहीं तो एक काम करो, यहाँ पे हमें डायरेक्टली ग्राम्स का पता नहीं है ना, तो मोल्स बोलो। तो यहाँ पे ये ग्राम्स मतलब ही मोल्स है, 6 मोल्स इनटू यहाँ पे 2 है 2 मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ H2। यहाँ पे कितने मोल्स है 2 है, सो 2 मोल्स। देखो इसका मीनिंग समझ में आया क्या? हमने लिमिटिंग रिएजेंट जब स्टडी किए थे तब हमने इसका मीनिंग समझा था। ये याद है किसी को? क्या मीनिंग है इसका? यस, इसका मीनिंग क्या है? 6 moles। इसमें कुछ तो गड़बड़ हो गया है क्या? H2 to H2O, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2। ये सबने करेक्ट लिखा है, हम लोगों ने ऐसा कर दिया, बिल्कुल लिखा 1 मोल ऑफ H2, 2 grams of H2, 2 moles of H2O। ओके ओके, उन्होंने ना डायरेक्टली मोल्स ऑफ H2O के लिए कैलकुलेशन किया है वहां पे। हम हमारी मेथड से होता है क्या देखते हैं। ठीक है, सो इसमें कितना आता है? ये ऐसा किया तो 12/2 6 मोल्स। ओके, हमारे मेथड से करते हैं। और यहाँ पे अगर फॉर ऑक्सीजन को लिया तो फिर उसके लिए कैसे कर सकते हैं? मोल्स ऑफ O2, ओके, मोल्स ऑफ O2 इनटू मोल्स ऑफ H2O अपॉन मोल्स ऑफ O2। देखते हैं हम कंपेयर करने वाले हैं, हमारी मेथड और उनकी मेथड करेंगे। ठीक है, सो मोल्स ऑफ O2 जो है कितने हैं यहाँ पे 32। ओके, सो इनटू मोल्स ऑफ H2O कितने आते हैं 2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 कितना है 1। सो कितना है यहाँ पे, कितने हो गए ये 64 हो गए। सो उनका लिमिटिंग रिएजेंट H2 आता है क्या? देखो आ रहा है क्या? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनका लिमिटिंग रिएजेंट O2 आ रहा है। ठीक है, सो वहां पे मास का एंड मोल्स का कुछ तो रिलेशन है, वो देखना पड़ेगा। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या किया। सो मोल्स ऑफ H2O जब कैलकुलेट करना है उनको, तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिया है? तो उन्होंने सबसे पहले उसमें एक मिनट ना, And then the 3 moles of H2O का क्या आएगा 2 यस बबू अपन देखो क्या क्या उन्होंने 6 grams of H2 react completely, calculate the number of moles of H2O that could be produced by the following relation। ठीक है, सो उसमें उन्होंने क्या किया? सबसे पहले मास ऑफ H2 लिया,
ओके, फिर हाइड्रोजन का मोल्स लिया, हाइड्रोजन का और इसका मोल और ग्राम्स लिया, और वाटर का मोल्स और ग्राम्स लिया। ओके, सो हमने जैसे इक्वल कर दिया ना पूरा, वैसे उन्होंने इक्वल नहीं किया। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, देखो H2O में कि उन्होंने सबसे पहले मास लिया, सो 6 ग्राम्स ऑफ H2 लिया, इनटू मोल्स का कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1 मोल ऑफ H2, ओके, 1 मोल ऑफ H2 अपॉन 2 ग्राम्स ऑफ H2, हाँ 2 ग्राम्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 ग्राम्स ऑफ H2 दिया, ठीक है, इनटू यहाँ पे 2, इन्हें लिखना चाहिए यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर अपॉन 2 मोल्स ऑफ, हाँ ओके, सो ये तो हमने किया है, ठीक है, ये जो किया है ना, ये हमने किया है, ये एडिशनल हमने ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ H2 मतलब 2 ग्राम्स ऑफ H2 में से ये जो 2 ग्राम्स है यहाँ पे, ये 2 ग्राम्स जो इसके आपके हाइड्रोजन के है, वो करस्पॉन्डिंग टू हाउ मच मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए उन्होंने वो ऐसे किया। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद करो फिर 6 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, कितना आता है ये, इसलिए वो 3 मोल्स। ओके, एंड सेम इज द केस विद दिस कि सबसे पहले ऑक्सीजन के यहाँ पे, ओके, सो ऑक्सीजन का अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, उसमें से आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन जो है अपना तो वो कितना करस्पॉन्ड करता है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड हाँ व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि 3 व्हेन 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, व्हेन 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर completely used 3 moles of water is produced, ठीक है, ये ऐसे आपको लिखना होगा, when 6 grams of water are completely used 3 moles of H2 is produced. So this was the step number 1. यहाँ तक समझ में आया है? किसी को डाउट है? थोड़ा सा देखो पहले से कैसे किया। करंट जितने मास है ना इसमें, मास ऑफ H2 जितना है वो करंट करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल ऑफ H2, ओके, सो इसमें 1 इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई हियर 1 मोल ऑफ H2 इज यूज्ड, ओके, सो जितना भी मास है that corresponds to that much mole of hydrogen, okay, so अगर यहाँ पे हम 2 कह रहे हैं तो 1 मोल का नहीं ले सकते यहाँ पे कैलकुलेशन, सो उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, है समझ लो, ये स्टेप पहले अच्छे से समझो, ये समझ में आया है क्या? अब यहाँ पे 32 ग्राम्स ऑफ O2 है, सेकंड स्टेप में सिंपली 32 ग्राम्स ऑफ O2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर ये है क्या, वो 1 मोल में ही प्रेजेंट है, ओके, सो सिंपली यू कैन से लाइक दिस कि 32 ग्राम्स ऑफ O2 इनटू 1 मोल, ये मत लिखना, 1 मोल ऑफ O2 अपॉन, अब यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर है क्या कि जिसमें आपको वो ऐड करना पड़े, ऐसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली जितना है उतना राइट लिखो, 32 ग्राम्स ऑफ O2 इनटू, ओके, अपना नॉर्मल वाटर का कितना है 2 मोल्स ऑफ वाटर
अपॉन कितना है 1 मोल ऑफ O2, ये अपना नॉर्मल। सो ये जब पूरा कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमें मिलेगा 32 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 32 इंटू 1। सो 32 कैंसिल हो गया, ओके। और यहाँ पे आपके पास बचा 2, सो 2 मोल्स। सो इसका मीनिंग होता है कि when 32 grams of इसके जैसा when 32 grams of O2 are completely used, 2 moles of water is produced. So इसमें से 3 moles ये है, 2 moles ये है, so this is in less quantity, that's why O2 is the limiting reagent. ठीक है, ये प्रॉब्लम बड़ा है, मुझे नहीं लगता वैसे ये एग्जाम में आएगा, पर अगर आता है तो स्टेप वाइज जाओ। सो मासेस गिवन है, डायरेक्टली मोल्स दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बीच का ऐड करने की जरूरत नहीं है ये, पर अगर मास दिया है तो ये फैक्टर ऐड कर दो, ठीक है। पर मुझे आंसर बताओ, यहाँ पे हमने डायरेक्टली 32 ग्राम्स कर दिया, यहाँ पे 2 ग्राम्स क्यों किया? Who will tell me the answer? यहाँ पे डायरेक्टली 32 कर दिया, हाइड्रोजन डायमोलिक्यूल तो ऑक्सीजन भी है ना। हाँ तो किया ना 16 इंटू 2 किया 32 आए। हाँ वो ठीक है, 32 ग्राम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब वो 16 इंटू 2 ही है, पर यहाँ पे डायरेक्टली 6 ग्राम्स क्यों नहीं ले सकते? तो यहाँ पे 12 ग्राम्स लेना चाहिए ना, वैसे 6 है, ठीक है, यहाँ पे और 2 ऐड हो गए, ठीक है, तो 12 ग्राम्स लेना चाहिए वहाँ, वैसे कहा जाए। क्यों? 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल से इसलिए पहली बात यहाँ पे 4 आना चाहिए, राइट। पहली बात, हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास? 1 है, कितने हैं यहाँ पे? 4, तो फिर 6 क्यों लिया? चलो फिर भी गिवन क्वांटिटी है 6 ग्राम्स में उन्होंने एडजस्ट कर दिया, तो 3 और यहाँ पे H2 सिंपल आंसर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये इसमें मत जाओ। 6 ग्राम्स का 2 कहाँ से लिया? एक तो 6 लेना चाहिए जैसा है वैसा, नहीं तो 4 लेना चाहिए। सो ऐसा क्यों नहीं किया? थोड़ा सा सोचो, आंसर मिल जाए। And your baseline is correct that hydrogen is biomolecular in nature, ये करेक्ट है, और इसका इंटरप्रिटेशन मुझे ठीक से बताओ। थोड़ा सोचो, थोड़ा। हाइड्रोजन का मास 1 होता है और वो उसके 2 एटम प्रेजेंट है, तो 4 6 ग्राम्स का 6 तो माइनस यहाँ पे 4 32 क्या ग्राम्स होगा? नहीं है। 6 माइनस 4 क्या होगा? 16 होता है और वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है ना, होते 6 ग्राम माइनस 4 ग्राम क्या होगा फिर शायद? देखो आप जो बता रहे हो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, पर इसको और इसको सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। हाँ, तो आइसोलेट ये करके है ना। कैसे? वहाँ पे O2 के 2 कंपाउंड है, हाँ हाँ, तो 16 इंटू 2 किया तो 32 हुआ। वहाँ पे हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड है, तो 2 इंटू 1 किया तो 2 हुआ। तो फिर ऊपर के 2 का क्या करेंगे? बाय 2 and 2 ऐसा है ना, वो रिएक्शन बैलेंस की ना। उन्होंने गिवन मास 6 ग्राम दिया है ना, हाँ तो एक्चुअल मास 4 ग्राम है ना, हाँ, तो 6 माइनस 4 क्या होगा ना उन्होंने? ऐसा है क्या? तो फिर ये तो हर एक आदमी अलग तरीके से करेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए ना उसको। वैसा ही दिया है ना टीचर उन्होंने भी, मैंने तो बिना देख के बताया। ऐसा नहीं है। अरे एकदम सिंपल आंसर है। अगर मैंने बताया ना मास आपको ऑफ तो क्या H2O है? रिएक्टिव, क्या? मास ऑफ H2O रिएक्टिव। हाँ वेरी गुड, वो तो है ही, पर हाँ, तो ये यहाँ पे 2 ग्राम्स क्यों लिया, यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे क्यों लिया इतना? यहाँ पे एक स्टेप अगर मैं और ऐड करती हूँ ना तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा उसका। यहाँ पे एक्चुअली 6 ग्राम्स ही है, पर उसका 2 कैसे हुआ? 2 मोल इंटू 1 मोल अपॉन 2 मोल वगैरह वगैरह कुछ किया होगा। कुछ भी बता रहे हो?
चलो तो ये जो 2 ग्राम्स ऑफ H2 है ना, ये एक्चुअली 6 ग्राम्स ऑफ H2 ही है। ओके, जैसे यहाँ पे किया है ना वैसे ही है, 6 ग्राम्स ऑफ H2 ऐसे ही है। सिर्फ हाइड्रोजन के सामने क्या लिखा है? 2। सर इसलिए ये 6 ग्राम्स सिर्फ एक हाइड्रोजन को नहीं जाता, ये जो 6 ग्राम है ना ये कंस्टिट्यूट करता है 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। सो इसलिए यहाँ पे सिंपली डिवाइडेड बाय 2 तो 3 होना हाँ चाहिए। तो 3 3 होगा होना ना। चाहिए। ओके, पर उसमें से जो कुछ भी एक हाइड्रोजन है वो यूज किया जा रहा है। ओके, सो उसमें से जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, इसलिए ये जो फैक्टर आता है वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है। और इसलिए वो क्या बन जाता है, वहाँ पे वो 2 मोल्स होंगे। ओके, और ये जो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है ना, ये आप इसे सिंपली ऐसे कहते हो कि नहीं this समझ is में नहीं। 2, हाँ बताती हूँ, 2 grams of H2 because of this factor you are adding this। बायोमोलिकुलर है तो ऑक्सीजन भी बायोमोलिकुलर है, आया समझ में? बायोमोलिकुलर जैसे हाइड्रोजन है वैसे ही ये ऑक्सीजन तो उसका तो 64 आना चाहिए। आना चाहिए ना, पर यहाँ पे कोई फैक्टर है क्या? यहाँ पे उधर गया कहाँ पे? 2H2O में 2 आया ना। प्रोडक्ट का नहीं लेते हम रिएक्टेंट का कंपोजिशन फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं, अगर 4 होता तो वो यहाँ पे 4 हो जाता, ऐड हो जाता वो इस क्वांटिटी में। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है इसलिए वो है। अगर फैक्टर हो तो हमें जो भी मास ऑफ मोल दिया वो लेट नहीं करना, हमें जो फैक्टर है उसको ही लिखना है। राइट, इतना सिंपली याद करो, पर उसका बेसिस ये जो अभी अभी बताया, ठीक है? क्यों मिनट में क्या हुआ पर 3 से क्यों डिवाइड? नहीं समझा? मैम 2 से डिवाइड करने जाए तो 3 वो रिएक्ट किधर हुआ एक हाँ, तो हाइड्रोजन। इसलिए क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना, तो उसका जो कंपोजिशन है तो उसमें से एक वहां पे जाता है, आरएचएस में जाता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जाता है। इसलिए डिवीजन का अगर आपको डिवीजन का मत याद रखो, सिंपली इसने जैसा बोला ना वैसे याद रखो कि फैक्टर जितना है ना उतना ग्राम्स नीचे लिखना है। और अगर ठीक है? फैक्टर 1 है तो जितना मास, हाँ यस, ऐसा करो कि अगर फैक्टर कॉम्प्लिकेट कर रहे देखो, हैं। फैक्टर अगर आपका जितना भी वही फैक्टर है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है? और जितना ये तो अगर balancing है process ठीक से है, बांध दे और आते अगर हैं। फैक्टर 1 है, तो recording चल रहा है, जितना फैक्टर है ओके वो 1 आता है, तो जितना ग्राम्स गिवन है वो उसके साइड में लिखना, ओके? और अगर डायरेक्टली मोल्स गिवन है, देखो मास गिवन है, मास गिवन नहीं है समझ तो रहा। ये सारा प्रोसेस, ओके? और अगर डायरेक्टली मोल्स दिया है तो सिंपली ये बीच वाला जो स्टेप है ना ये ओमिट कर दो, डायरेक्टली ये लिखो। अब समझा थोड़ा थोड़ा? अरे मास गिवन टीचर है एक तो एग्जांपल कराओ ना तो समझ आ जाएगा। एक दो एग्जांपल करें। एक क्यों और जैसे 2H2O, नहीं, नहीं। 2H2O 4। मैं एक काम कर देती हूँ, ये इसके जो मैम इसकी वीडियो बना दो और भेज दो। हाँ ठीक है, चलो इसके अलग से वीडियो बनाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम बनाएंगे, तो एक दो वीडियो बनाएंगे, एक दो प्रॉब्लम्स, 3-4 प्रॉब्लम्स जितने भी निकलेंगे और फिर आपको वो समझ में आ जाएगा, छोटा वीडियो बनाएंगे। ऐसे मुझे बताओ कि कौन से आपको ऐसे कंसेप्ट है छोटे छोटे जो डिफिकल्ट लगे? वो कन्वर्जन का डिफिकल्ट लगता है ना आपको? 10th चैप्टर का प्रिसीजन डिफिकल्ट है, इजी। चलो अब फेवरेट वाला सबको पसंद आता है और बहुत ही छोटा है, फटाक से आंसर आ जाता है, वो क्वेश्चन चलो, और इम्पोर्टेंट है, फुल मार्क्स देता है। ऐसा आपका क्वेश्चन। Calculate the molarity of NaOH. Calculate the molarity of NaOH. In the solution prepared by dissolving its 4 grams in enough water to form
form 250 ml of the solution. To form 250 ml of the solution. So this is mass, this is volume. मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है. सो इट इज m. सो जैसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन में देखा था कि जितना क्या फेसबुक वाला समझिए। फेसबुक वाला समझ पर एक बार अच्छे से लिख लो, मैं थोड़ा समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो देखो ये जो मोलैरिटी है इसको जैसे कि मोलैरिटी आए आपको क्या समझना है उसमें कि उसमें वॉल्यूम इंक्लूडेड है. मोलैरिटी मतलब वॉल्यूम, मोलैरिटी मतलब मास. बस ये दिमाग में फिक्स करो. ठीक है. सो सबसे पहले अगर ये कैलकुलेट करना है तो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स. कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन मोलर मास. अब मास तो गिवन है 4, मोलर मास कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, MaOH. करो अब 1 into Na प्लस 1 into O प्लस 1 into H. 40। तो ये सब करते हो तो आपकी वैल्यू आती है 40. सो 4/40 0.4. नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 0.4. ठीक है. 0.4 कैसे आए, 0.1. ठीक है, 0.1 आया. अब ये 0.1 है, उसके आगे मोल लिख दो. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला. हाँ और एक बार यहाँ पे क्या लिखा है, 250 ml लिखा है. ओके. पर फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो लीटर है इसलिए इसको कन्वर्ट करो कैसे, 0.250. हाँ तो 3 फैक्टर 10⁻³ है, 3 से बड़ा कर दो, पॉइंट शिफ्ट कर दो 3 फैक्टर से, 0.230 लीटर 250 लीटर्स. ओके. सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 0.1 अपॉन 0.250 क्या आया, 0.4. 0.4 मोलर. अब ये जो 0.4 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.4 ऊपर गया है मोल, सो मोल पर लीटर. पर लीटर ऊपर जाके पर लीटर हुआ, नहीं तो सिंपली 0.4 मोल. ठीक है. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट मोलैरिटी. मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो. यस मोलैरिटी पॉसिबल होगी. सो इसका एक आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन लो. मोलैरिटी का कहाँ है क्वेश्चन, 102. हाँ नेक्स्ट 60 क्वेश्चन पेज पे, हाँ. 102 लो होमवर्क के लिए. ठीक है. एक्चुअली हर एक कैलकुलेशन में मतलब हर एक टाइप का आपका एक एक प्रॉब्लम आना चाहिए. ओके. सब आपको हर एक टाइप का आना चाहिए. अभी आपने वो इम्पेरिकल फॉर्मूला वाला नहीं लिया क्योंकि आपके चेहरे बहुत बेचारे देखे मुझे, इसलिए वो नहीं लिया. पर ठीक है वो भी लेंगे, वो भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो. प्रॉब्लम्स का इतना अलग से वीडियो बना लेते हैं, मतलब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा फिर. ठीक है. सो सिर्फ वो वीडियोस देखा करो. ठीक है. फिर 10th चैप्टर के थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं. मेन करती हूँ, बाकी के आप खुद से कर सकते हो. 10th चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है देखो कि आपको वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस अगर पता है ना तो आप अच्छे से उसमें से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो अगर प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या उसमें आपको करना है एग्जैक्टली. ओके. तो सारे के सारे लॉस के एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए. पता है सारे के सारे लॉस के एक्सप्रेशन पता है. यस. ओके. एक्सप्रेशन मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ठीक है. देखते हैं कितने कर सकते हैं. मैं कॉमनली जो क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में वो लेती हूँ. ठीक है. मैम सॉलिड एग्जांपल. सॉलिड एग्जांपल्स लो. देखते हैं. चलो
अच्छा प्रॉब्लम है इसमें, मुझे देखने दो कहाँ है। हाँ चलो, सैंपल ऑफ N2 गैस वॉज प्लेस्ड, सिर्फ वैल्यूज लिख तो भी चलो। A sample of N2 gas was placed in a flexible 9.0 liter container at 300 Kelvin temperature at a pressure of 1.5 atmosphere. The gas was compressed to a volume of 3 liters, and heat was added until the temperature reached up to 600 Kelvin. What is the new pressure inside the container? So यहाँ पे हमने जो वैल्यूज निकाली, 2 वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, 2 टेम्परेचर है और 2 प्रेशर भी है एक्चुअली, पर सिर्फ दूसरा प्रेशर पता नहीं। सो इन्हें क्या कह सकते हैं? इन्हें ऐसा बोल सकते हैं V1, इसको V2, इसको क्या बोलेंगे P1, P2, P1, P2 पता नहीं, वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें सारे आते हैं? Which is this law in which all these terms combined gas law. हाँ, क्या है फिर? P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. हाँ, so P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? P2 फाइंड आउट करना है। P2 को साइड में लो, ओके, और सारे के सारे जो टर्म्स है वो एक साइड पे लिख दो। P2 को साइड में लो, तो कैसे लिखोगे? P1 P2, हाँ बोलो, P1 T2 upon V2 into P1 P2। बस सारा का सारा ऐड कर दो फिर इसमें। यस, सब वैल्यूज पुट करो इसमें और बताओ क्या 980 करो। 980 है मैंने कितना होता है? 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलकुलेट कर लो आपका हो मां केलन में बघून घे. ग्यारह आंसर। So 9 एटमॉस्फेयर, ठीक है, इज द प्रेशर। एक वैल्यू से फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना, ध्यान रखना, ओके। मॅम पण अशा जर का हे टेम्परेचर आणि प्रेशर दोघं फाइंड करायचं असेल तर मग एसटीपी ला घ्यायचं नाही. असं नाही होत, पण झालं तर एसटीपी ला घ्यायचं, स्टँडर्ड टेम्परेचर अँड प्रेशर कंडिशन्स. नाही म्हणजे आता हेच प्रॉब्लेम आहे, फक्त त्यांनी ना जे T2 पण फाइंड करायला दिलं तर कसं करणार? असं नाही देत. नाही देत. दिलं तर मग ते एसटीपी ला असतं, मग आपण टेम्परेचर कन्सिडर करून घ्यायचं. काही पण काही पण नाही, मग एसटीपी कंडिशन्स. तेव्हा स्टेप जास्त आठवत नाही. चलो और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं.
ये जो 2-3 क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है और ये आते हैं। Calculate the volume of 1 mole of a gas. Calculate the volume of 1 mole of a gas at exactly 20 degrees Celsius. 20 degrees Celsius Part 2. at 20 degrees Celsius at a pressure of kilopascal. a pressure of 101.35 kilopascal. 101.35 kilopascal. आम्ही एवढं जास्त प्रेशर असतं. So, find out क्या करना है? वॉल्यूम इज, अब जरा इसके तरफ देखो, कौन बोले कैसे पता चला? गिवन है ना मैं. गिवन है. सो कैलकुलेट दी, क्या बोला उन्होंने? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस. सो n की वैल्यू 1 आ गई. टेम्परेचर सेल्सियस में कोई फॉर्मूला है क्या? अपना कोई फॉर्मूला नहीं. सो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो. पहले कैसे करेंगे? 273.15 कितना आता है बोलो? कितना आता है? 293.15. 293.15. सो 293.15 केल्विन. ठीक है. अब इसकी तरफ देखो, प्रेशर किलो पास्कल. हमने जो कन्वर्जन देखा था तभी हमने देखा था कि 101.35 किलो पास्कल ये जो वैल्यू है, ये पास्कल्स में कितनी आती है? 10135 पास्कल. इसका ही मीनिंग होता है 1 बार और इसका ही मीनिंग होता है 1 एटमॉस्फेयर. कन्वर्जन के वक्त हमने ये देखा. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये याद है? क्या? अरे वो 5 से 10⁵ पास्कल होता है ना. मतलब ये क्यों ऐसा कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स ना, इसलिए वो 0.5 से आगे. मतलब 0 भी ऐड होगा ना मैम. ओके. अच्छा, पॉइंट. ठीक है, एग्री सब लोग इसको? तो मिनट 10 मिनट में को नहीं जाना है. ठीक है, चलो. सो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. अब इसके लिए हमारे पास कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये सारे, हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन. सो आपको पता है कि उस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं. तो कहो वैसे कि एज आइडियल गैस इक्वेशन स्टेट्स. ओके, नहीं तो एज पर दी आइडियल इक्वेशन ऐसा लिखो वहां पे. ओके, गैस लॉ की इसको बोलो यहाँ पे कि एज पर द कंबाइंड गैस लॉ. उसमें बोलो, आपको पता है ना वो, तो लिखो वो. ओके, अच्छा रहता है ऐसा लिखना. सो पीवी इज इक्वल टू NRT. हाँ, ये क्वेश्चन. अब आपको आर की वैल्यू ऐसे लिखनी है जिसमें ये यूनिट्स इंक्लूडेड है. ओके, आर की वैल्यू ऐसे लिखनी है कि जिसमें ये सारे यूनिट्स जो है वो इंक्लूडेड है. मतलब एटमॉस्फेयर में PV तो कौन से अपॉन लिखोगे? N अपॉन इनटू T. तो इसके लिए आपको आर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 0.0821. ठीक है, 0.0821 डेसीमीटर क्यूब. आगे एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. आने सब यूनिट्स आ गए इसमें. ठीक है, सो बनाओ. फिर क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम. हाँ, सो ऐसे मतलब 2 वैल्यू है उसमें आर की, मतलब 2 अलग अलग यूनिट्स में है.
0.08 NRT upon है एंड 8 पॉइंट कितनी वो वैल्यू 2. 314 हाँ 314 ये वैल्यू है यूनिट्स वो कांस्टेंट ही वैल्यू है पर यूनिट्स कौन से यूज किए हैं कौन सा प्रॉब्लम में कौन से यूनिट्स है वो देख के आर की वैल्यू है ठीक है सो हाँ NRT अपॉन P बस सब्स्टिट्यूट करो 1 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है हाँ 293.15 अपॉन प्रेशर कितना है 1 बस फिर कैंसिल होगा इतने कैलकुलेट करना है जो कुछ भी आएगा वो 1 नहीं होगा बहुत कुछ आएगा. क्या आया खूप मोठा आहे माझे आन्सर. क्या 24.055. 24.07 डेसीमीटर क्यूब सो 24.07 डेसीमीटर क्यूब क्यूब यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब है ठीक है सो आर में वॉल्यूम जो होता है वो डेसीमीटर क्यूब में है इसलिए डेसीमीटर क्यूब में लीटर में लिया तो दूसरी आर की वैल्यू होगी ठीक है पॉज करो ठीक है आ गई वैल्यू सो दिस टू फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है this one and this one ओके ये फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है ओके और इसमें से ही आपको ज्यादा करके क्वेश्चन आता है ओके बाकी के भी है पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओके और फिर रिलेशंस में आ सकता है फॉर्मूला ओके तो इसमें कुछ डाउट है मोल फ्रैक्शन में भी आ सकता है सबके आपको दिए होंगे मोल्स और फिर उसका कैलकुलेट करो तो ऐसा भी दिया होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी में दिया होगा कि ये इसको कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी ओके और फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रेशर से वॉल्यूम से टेम्परेचर ओके ऐसा सब कुछ कैलकुलेट करने को वो आपको बोल सकते हैं ठीक है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का लेगा कोई एग्जांपल प्रॉब्लम नहीं था मुझे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का कौन सा प्रॉब्लम गिवन नहीं ठीक है कोई बात नहीं तो यहाँ तक समझाए ओके सो इसमें आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ओके एक इंपेरिकल फॉर्मूला का प्रॉब्लम ओके कोई भी आपको जो चाहे नोट्स में से लिखो ठीक है सेकंड सारे कॉन्सेंट्रेशंस का प्रॉब्लम ओके मतलब मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन मास परसेंट वगैरह वो सारे प्रॉब्लम्स ठीक है और थर्ड में से वो लिमिटिंग रीजन का आपको समझा नहीं है ना अच्छे से ठीक है उसका मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसके बाद ठीक है लिमिटिंग रीजन का रहेगा ठीक है सो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा भी दो और दोनों हाँ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और फिर उससे आप उसका कैलकुलेट कर रहे हो परसेंटेज और उल्टा भी मतलब परसेंटेज गिवन है और उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे हो उल्टा दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स ठीक है ये होगा इसका यहाँ पे कंबाइंड गैस लॉ का ओके देन आइडियल गैस इक्वेशन का एंड थर्ड कौन सा लोगे कौन सा भी एक डेरिवेशन बेस्ड प्रॉब्लम ओके सो डेरिवेशन बेस्ड प्रॉब्लम ठीक है सो ये एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देना ठीक है मैंने डिफरेंसेस लिखने को बोले आपको मोलैरिटी का बोला था चलो डिफरेंसेस का क्वेश्चन लिखो ये एक छोटा सा पॉइंट सो
differentiate between first molality and molarity, then accuracy and precision, then Boyle's law and Charles law. Boyle's law and Charles law. Boyle's law and Charles law. And or a empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula. ठीक है, ये 4 लिखने की कोशिश करो. ऐसा नहीं कि बहुत बड़े डिफरेंस है उसमें, ठीक है, पर छोटे छोटे डिफरेंस है जो आपकी कंसेप्ट क्लियर करें. ठीक है, ये लिखने की कोशिश करो. So in next lecture we will start with the new lesson. Okay. प्रेसिजन इझी आहे, नाही समजलंय का त्याचं? हे बघा काय करायचं प्रेसिजनला. प्रेसिजनला काय करायचं, सगळ्यात पहिले प्रेसिजनला डेव्हिएशन इम्पॉर्टंट असतं. ठीक आहे, काय इम्पॉर्टंट असतं, डेव्हिएशन कॅल्क्युलेट करायचं. मग डेव्हिएशन कसं कॅल्क्युलेट करतात की एक काहीतरी मीन व्हॅल्यू असते त्याची, तर त्या मीन व्हॅल्यू पासून ऑब्झर्वेशन जे आहेत ते किती डेव्हिएट करतात ते बघायचं. त्याला म्हणतात ऍब्सोल्यूट डेव्हिएशन. ओके, त्याला म्हणायचं ऍब्सोल्यूट डेव्हिएशन. मग ते काहीतरी येतं. ओके, मग ते ऍब्सोल्यूट डेव्हिएशन 1, 2, 3 येतं. मग त्याचं मीन काढायचं, मीन ऍब्सोल्यूट डेव्हिएशन. ओके, ते काढलं की ते काहीतरी येतं. ओके, मग ते आलं की त्याच्यावरून रिलेटिव्ह काढायचं. रिलेटिव्ह ऍब्सोल्यूट डेव्हिएशन ते कसं काढायचं, मीन ऍब्सोल्यूट डेव्हिएशन अपॉन मीन, आणि रिलेटिव्ह आहे म्हणून 100. याच्यावरून जी काय व्हॅल्यू आहे ती प्रिसिजनची व्हॅल्यू असते. ओके, टाकू आपण. मला असं वाटतंय की आपण सगळे प्रॉब्लेम्स नाही घेऊ शकत इथे, तर प्रत्येक टाईपच्या प्रॉब्लेमवरती नाही ते 5-5 मिनिटांचा व्हिडिओ बनवून टाका. म्हणजे तुम्हाला एक्झामच्या वेळेस इच्छा झाली ना की तेवढं तुम्ही बघू शकता. डन, चालेल.